अस्सलाम alaikum, good morning, good afternoon, good evening, good day, ladies and gentlemen, ख़वातीन हज़रात, देवी और सजनों थे मित्रों। आज मैं बड़ी सिंपल सी डिश बना रही हूँ, वही कि जल्दी जल्दी में बनाना है। मेरे पास ये कुकर है और इसमें मैं पहले टमाटो प्यूरे बनाऊँगी, ये रहा कुकर, और उसके बाद जनाब मैं उसमें आलू डाल दूँगी और खाना तैयार। तो चूंकि आज डिश बड़ी सिंपल सी है तो एक टॉपिक हम डिस्कस कर देते हैं कि सबको उसकी ज़रूरत के मुताबिक सैलरी क्यों मिलनी चाहिए। Why should people be paid according to their needs and not according to their skills? बड़ी यानी बहुत से लोगों को ये बात बुरी लगेगी, यानी या इसको इस तरह से ले लें कि लोगों को कम से कम अपनी बेसिक नीड्स के लिए उनको कोई ज़्यादा स्किलफुल नहीं होना चाहिए। यानी दे डोंट नीड टू बी स्किलफुल एंड हाईली एजुकेटेड, जो हमारी डेफिनेशन है एजुकेशन की, तो वो नहीं होना चाहिए। उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनको पैसे मिलने चाहिए। अच्छा जी, होपफुली आप लोग सब इस बात से तो एग्री करते हैं कि सब इंसान बराबर हैं, इक्वली डिग्निफाइड हैं सब इंसान, और हर इंसान का जो उसकी लाइफ की ट्रेजेक्टरी होती है कि वो लाइफ में किस तरफ जाता है, वो डिपेंड करता है कि उसका बचपन में इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या था, सोशल बैकग्राउंड क्या था, उसकी जियोग्राफी क्या थी, कि वो पैदा कहाँ पर हुआ दुनिया में। ये सब कुछ उसकी लाइफ की ट्रेजेक्टरी, यानी वो लाइफ में किस तरफ जाता है, इसको डिफाइन करता है। तो इंसान का अगर कोई जाहिल रह गया या कोई खाकरोब है तो उसका खाकरोब होने में उसका बेचारे का क्या वो है इसमें कसूर, यानी या खाकरोब होना ही क्यों बुरा है? क्या गली में दूसरों को एक सफाई देने का जो अमल है वो बुरा क्यों हो है? बात ये है कि ये सारी चीज़ें इक्वली रिस्पेक्टेबल होनी चाहिए। चाहे आप बाथरूम साफ कर रहे हैं, चाहे आप फर्श साफ कर रहे हैं, ये सब कुछ इक्वली रिस्पेक्टेबल होना चाहिए। और ये सब कुछ कब इक्वली रिस्पेक्टेबल हो सकता है? जब लोगों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक सैलरी मिले, ना कि वो जो काम कर रहे हैं उसके मुताबिक। और किसी काम को बुरा नहीं दिखाना चाहिए। यहाँ पर लाइक आई हैव एन एग्जाम्पल कि एक स्कूल में मैं पढ़ाती थी, वहाँ पर जनाब एक ड्रामा हुआ कि एक बच्चा नहीं पढ़ रहा था और एक बच्चा पढ़ रहा था। तो जो बच्चा नहीं पढ़ रहा था वो यानी दे मेट आफ्टर 20 years टाइम, तो जो नहीं पढ़ रहा था तो वो एक स्कूल में बेचारा जो है वो सफाई कर रहा था, और जो पढ़ रहा था तो वो वहाँ पे एज पता नहीं कोई कंसल्टेंट डॉक्टर आया था अपने बच्चे को लेके। हाउ मिसलीडिंग, हाउ बैड। आपको पता है ना कि आप एक स्कूल में बच्चों को डालें, ठीक है, और स्कूल में सिर्फ पढ़ना ही तो सब कुछ नहीं होता ना। यानी आपने एक स्कूल में बच्चे डाले, एक बच्चा जो है वो न्यूरो डाइवर्जेंट है, दूसरा न्यूरोटिपिकल है। न्यूरोटिपिकल को सारी बातें समझ आ जाएंगी, न्यूरो डाइवर्जेंट नहीं पढ़ सकेगा। या उसी स्कूल में एक ब्रोकन फैमिली का बच्चा आता है जो ट्रॉमेटाइज्ड है फ्रॉम द फैमिली बैकग्राउंड। उसी स्कूल में एक बच्चा जो है वो बहुत गरीब घर से आता है, जिसको कोई प्रॉपर खाना नहीं मिलता घर में, और उसकी नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट अच्छी नहीं हुई हुई। उसी स्कूल में एक बच्चा आता है जो एक सिंगल पेरेंट के साथ रहता है, और वो घर में उसको पेरेंट की हेल्प करवानी पड़ती है इन रेजिंग यंगर चिल्ड्रन। उसे बहुत काम करना पड़ता है, उसको टाइम नहीं मिलता। या इसी में एक बच्चा आता है जो कह लें कि उसके पेरेंट्स एज आई टोल्ड यू बहुत गरीब हैं, उसको शाम को एडिशनल जॉब्स करनी पड़ती हैं। तो कितने सारे फैक्टर्स हैं। तो मैं तो उस वक्त कुछ ना कह सकती, क्योंकि आप इस तरह के जो माहौल हैं और ऐसे स्कूलों में आप हेल्पलेस होते हैं। लेकिन डू यू थिंक दिस इज़ द राइट थिंग टू से कि वो जनाब झाड़ू दे रहा है तो झाड़ू देना कोई बुरी बात है? टेल मी, कुछ बुरी बात है झाड़ू देना? आई डोंट थिंक सो।
एक बहुत रिस्पेक्टेबल अमल है कि आप सफाई कर रहे हैं। तो हमें किसी भी प्रोफेशन को बुरा या अच्छा या लेबल नहीं करना चाहिए। पता नहीं हम एज ह्यूमंस ऑल ओवर द वर्ल्ड हम इतने जाहिल क्यों हैं? व्हाई आरंट वी इवॉल्विंग? तो ये तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी। तो बच्चे जो नहीं पढ़ सक रहे उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, मैंने आपको दी हैं। या बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, किसी को डिसलेक्सिया है, किसी को डिस्ग्राफिया है, और वो जो हमारा घिसा पिटा बुरा एजुकेशन सिस्टम है उसमें वो नहीं पढ़ सकते। तो ये जनाब मेरे टमाटर तैयार हो गए हैं। अब मैं पहले सिर्फ टमाटरों को थोड़ा सा तेल नमक डालकर चढ़ाती हूँ। जब इसका प्यूरे बन जाएगा तो उसमें आलू डाल दूँगी। इसमें मैंने नमक डाला, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का 1 टेबलस्पून डाला, और इसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ और इसको चला देती हूँ। तो जी अब मैं आलू लेके आती हूँ और साथ साथ एक और बात करती हूँ। अब वो बात क्या है? तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एक टर्म होती है इंटरजेनरेशनल पॉवर्टी। इंटरजेनरेशनल पॉवर्टी क्या है कि अगर जनाब पेरेंट्स गरीब हैं तो बच्चे भी गरीब होंगे। आपने देखा होगा कि कई लोग जो हैं वो बहुत इम्प्रूव करते हैं ओवर जनरेशंस, लेकिन जितनी एफर्ट लगती है और जितना उसमें इन्वॉल्व होती है मेहनत, तो वो 100% लोग नहीं कर सकते। मे बी कोई 1% लोग जो है वो इसको एड्रेस करते हैं कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन गरीब ना हो। लेकिन इंटर जनरेशनल पॉवर्टी कि बाप गरीब फिर बच्चा गरीब, फिर सारी जनरेशन एक जनरेशन गरीबों की बन जाती है और एक जनरेशन अमीरों की बन जाती है, क्योंकि अमीर जो है वो बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं और गरीब तर होते जा रहे हैं। तो अब ये जो इंटर जनरेशनल पॉवर्टी है, इसका साइकिल कैसे तोड़ा जा सकता है? इसका साइकिल इसी तरह तोड़ा जा सकता है ना कि जो स्टेट है वो लोगों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक सैलरी सेट करे, ना कि उनकी स्किल्स के मुताबिक। यानी अगर किसी के पास ज़्यादा बच्चे हैं, उसकी ज़्यादा ज़रूरियात हैं, उसके पेरेंट्स उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, तो उसके मुताबिक वो सैलरी उसको मिले। तो जब ये हम करते हैं ना कि ज़रूरत के मुताबिक सैलरी होगी, तो क्या होगा कि पॉवर्टी वाले जो लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे उसको मिसयूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि एंड दिस विल हैपन, मिसयूज ऑफ दिस विल हैपन इन द बिगिनिंग। शुरू में ज़रूर मिसयूज होगा, लेकिन उसको गिव अप नहीं करना चाहिए। मिसयूज को गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। तो जब सबको अच्छी सैलरी, एक जैसी सैलरी, ज़रूरत के मुताबिक सैलरी मिलेगी, हेल्थ केयर मिलेगा, इमोशनल सपोर्ट मिलेगी, और उनको एंटरटेनमेंट भी पॉजिटिव एंटरटेनमेंट में मिलेगी, उनको एजुकेशन मिलेगी, उनको एक हेल्दी हाइजेनिक और बहुत तसल्ली बख्श लाइफस्टाइल मिलेगा, तो क्या होगा कि लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो बेसिक नीड्स की ज़रूरत ना रहे तो लोग पढ़ना शुरू हो जाएंगे, और फिर जब लोग पढ़ना शुरू हो जाएंगे तो फिर उसके बाद वो बेहतर होता जाएंगे हालात, और जो जनरेशन्स में पॉवर्टी चल रही थी उसका साइकिल टूट जाएगा। अब अगला सवाल जो आप पूछेंगे वो ये होगा कि भाई ये कैसे मुमकिन है कि एक आदमी है, उसके बच्चे हैं बहुत सारे, और वो लो सैलरी वाला काम कर रहा है और आप उसे ज़्यादा पैसे दे रहे हैं उसकी ज़रूरत के मुताबिक। तो ये उस वक्त होगा, ऐसे माशरे में होगा जहाँ पर जो स्टेट है वो अपना रोल प्ले करेगी। कैसे रोल प्ले करेगी कि स्टेट टैक्स लेगी, जैसे दुनिया भर में टैक्स लिया जाता है, और टैक्स लेने के बाद उस टैक्स को ईमानदारी से बांटेगी लोगों में अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ठीक है, टैक्स देंगे लोग, और आपको शायद मालूम हो कि बहुत जो अच्छे ममालिक हैं, जो वेलफेयर स्टेट्स हैं, वहाँ पर टैक्स बहुत ज़्यादा होता है, और वहाँ पे जो सैलरी डिफरेंस है वो सैलरी डिफरेंस लोगों का ज़्यादा नहीं होता। लोगों के दरमियान जो सैलरी डिफरेंस है, वो एक डॉक्टर है और एक इंजीनियर है और दूसरा एक जेनेटर है,
उनकी सैलरीज में डिफरेंस होता है, अभी भी होता है, बट इट्स नॉट टू मच, जैसा कि कुछ मुल्कों में बहुत ज़्यादा होता है। तो जब सैलरी डिफरेंस कम होगा और लोग अपने टैक्सेस देंगे तो हुकूमत के पास इतने पैसे होंगे कि जो लोग अर्न कम कर रहे हैं, जिनकी मुश्किलात हैं, उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनको पैसे मिले, चाहे वो जो भी जॉब कर रहे हैं। यानी हुकूमत ये डिसाइड करे कि उनकी कितनी ज़रूरत है और उसके मुताबिक वो जॉब भी करें डेफिनेटली, और लेकिन जॉब के अलावा भी उनकी मदद की जाए। एंड इट इज़ हैपनिंग इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज़। ये सब कुछ चल रहा है, यानी ये कोई अनहोनी बात नहीं है। लेकिन ऐसा सिस्टम स्टैब्लिश करने के लिए क्या ज़रूरी है? एक टैक्स सिस्टम बनाना, टैक्स लेना ईमानदारी से, और वो टैक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जेब में ना जाए, पॉलिटिशियंस की जेब में ना जाए, बल्कि वो ज़रूरतमंद लोगों की जेब में जाए और इज्जत से जाए। ये ना हो कि वो बाहर लाइनें लगा के खड़े हों, जी जैसे ये होता है ना कि ज़कात स्कीम और वो स्कीम, उस तरह से लाइनें लगा के ना खड़े हों, उनके घर तक वो पहुँचे। क्योंकि इंसान एक डिग्निफाइड चीज़ है। आपने जब किसी को कुछ देना है तो आपने उसे डिग्निटी के साथ देना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको लाइनों में खड़ा करके नहीं देना, उसके घर जाके उसके घर पहुंचाना है, और विदाउट एहसान, क्योंकि ये हुकूमत की, स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो टैक्स ले और उसको वहाँ इस्तेमाल करे जहाँ उसकी ज़रूरत है। अगर जैसा कि होता है सब दुनिया में और बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ में, आई वुडंट नेम देम, और वहाँ पर फिर लोगों को वो सब कुछ एज राइट मिलता है, और किसी अमीर आदमी को ये नहीं पता होता कि वो उसके पैसे किस गरीब के लिए काम आए हैं। उनके दरमियान हुकूमत होती है और बहुत बाइज्जत ये काम होता है। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ कंट्रीज़ में जब लोग खुद देते हैं गरीबों को, यानी हुकूमत नहीं कलेक्ट करती टैक्स, लोग खुद टैक्स तो बचा लेते हैं किसी ना किसी तरह, लेकिन खुद जनाब लोगों की हेल्प करते हैं, तो वहाँ एक तो डिग्निटी बहुत बुरी तरह से मुतासर होती है इंसानों की, और दूसरा ये कि फिर वो जो बेचारे जिनको दिया जा रहा होता है उनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं। क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनसे ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जब वो अमीर आदमी जिसने उसकी हेल्प की है, वो जब भी उसको ज़रूरत हो तो वो गरीब भागा आ जाए और उसकी हेल्प करे, उसके काम करे फॉर द लाइफ टाइम। यानी एक तो आपने अपनी ड्यूटी पूरी की है, येट वो जो गरीब आदमी है वो बेचारा हर वक्त आपका ममनून रहे और आपसे हर वक्त मांगता रहे। तो जनाब उसमें फिर जो चीज़ कोट की जाती है कि देखा मैंने इसकी बहुत हेल्प की थी, इस आदमी ने मेरे साथ ये किया, यानी उस आदमी की एक पर्सनल लाइफ है और जो आपने हेल्प की है दैट वाज फॉर अल्लाह नॉट फॉर द मैन। और यहाँ पर एक हज़रत अली का फरमान बहुत यूज़ किया जाता है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। तो मैंने जब बहुत देर उसके बारे में सोचा तो मुझे ये समझ आई कि जब आप किसी पर एहसान करते हैं तो यू बिकम प्राउड, और आप समझते हैं कि ये अब मेरा वो गुलाम हो गया है और ये अब सब कुछ मेरे लिए करेगा। तो व्हाट आई पर्सनली फील इज कि इस कोट का ये मतलब है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो, यानी इस बात के शर से बचो कि तुम अपने आप को रब समझने लगो कि लो जी मैं तो इस पर एहसान किया है तो आई एम समथिंग। तो मैंने बहुत गौर करके मुझे ये बात समझ आई। सो इट्स नॉट लाइक कि आप किसी पर एहसान करते हैं तो वो आपके साथ बुरा करता है। ये इट्स अ मिसयूज्ड वे ऑफ इंटरप्रेटिंग दिस कोट ऑफ इमाम अली। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप जब किसी पर एहसान करते हैं तो आप खुद को रब समझने लगते हैं और फिर आप उससे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। तो ज़ाती ख्याल ये है कि वो जैसे है ना कि नेकी करो और दरिया में डालो, तो किसी की हेल्प करो और खामोशी से गायब हो जाओ, उससे लाइफ लॉन्ग फेवर्स एक्सपेक्ट ना करो, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। तो ये बातें हो गई। तो इसमें अब बहुत ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत बीच में आके
लोगों को ज़रूरत के मुताबिक उन्हें पैसे दे, और इस तरह का सिस्टम ना हो कि लोग खुद दें, फिर ये वाले प्रॉब्लम्स हो जाएंगे और वो लोग डिग्निटी से बगैर लाइनों में खड़े होके उनके घर वो सब कुछ पहुंचाया जाए और वो एज राइट इसे ले। तो क्या होगा कि इंटरजेनरेशनल पॉवर्टी का साइकिल ब्रेक हो जाएगा। अगली जनरेशन्स को अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा माहौल मिलेगा, साफ सुथरा माहौल मिलेगा, अच्छी हेल्थ केयर मिलेगी और वो अच्छा पढ़ने लगेंगे और फिर माशरे में क्लासिज्म खत्म हो जाएगा। तो जनाब फिर जब माशरे में ये सब कुछ होने लगेगा जो मैंने आपको बताया है कि लोगों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक पैसे मिलेंगे, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी, कोई अपने आप को बेइज्जत नहीं महसूस करेगा, उसको उसकी प्राइड को हर्ट नहीं किया जाएगा, तो ये सब कुछ होगा। तो इसका सबसे पहला नतीजा ये होगा कि माशरे में क्राइम्स ख़त्म हो जाएंगे। तो माशरे में आपको पता है कि क्राइम्स की सबसे बड़ी वजह क्या होती है, और the only reason in a society, the most important reason, और भी reasons हैं, the most important reason in a society is lack of education and class difference, पैसों का difference, पैसों की कमी, unequal distribution of wealth। तो जब आप पैसों सीम है वो गलत हुई भी हो और ज़रूरत के मुताबिक ना हो तो माशरे में बहुत सारे क्राइम्स होते हैं। तो अब एजुकेशन की कमी कैसे पूरी होगी? जब आप लोगों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक पैसे देंगे तो उनके बच्चे काम करने पे मजबूर नहीं होंगे, उनके बच्चे परेशान नहीं होंगे, उनके बच्चे ट्रॉमाटाइज नहीं होंगे और हेल्दी होंगे और वो अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकेंगे। तो एक तो रीज़न ये ख़त्म हो गया माशरे में। और दूसरी रीज़न क्या ख़त्म होगी माशरे में कि जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगी तो कोई क्लासिज्म नहीं होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, लोग मुतमईन होंगे क्योंकि उनके पास बेसिक नेसेसिटीज़ होंगी। इंसान बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए लड़ता है जब दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो ग्रीड के मारे होते हैं कि वो बस ग्रीड बहुत ज़्यादा चाहते हैं, और एक वो जो बेचारे बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। तो जब आप एजुकेशन कॉमन कर देंगे और सबको पता होगा कि उसको उसकी ज़रूरत के मुताबिक ही पैसा मिलेगा तो लोग माशरे में बहुत ज़्यादा सुकून आ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा माशरा। इसमें यह भी क्वेश्चन आता है कि लोग तो फिर इस तरह से बहुत लेज़ी हो जाएंगे। तो शायद कुछ लोग लेज़ी हो जाएं क्योंकि कोई चीज़ कभी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन बहुत से लोग इसको एज अपॉर्चुनिटी यूज़ करेंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड। वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करेंगे, बहुत पढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा नए नए इकोनॉमिक मॉडल्स और नई नई इन्वेंशंस करेंगे, और वो इतने यानी परेशान नहीं होंगे अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी आमदनी के लिए, तो वो माशरे में एक बेहतर किरदार अदा करेंगे। तो इस सब के लिए सिर्फ एक चीज़ होना ज़रूरी नहीं है, इस सब के लिए बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं, और इस सब की को अप्लाई होने के लिए, इम्प्लीमेंट होने के लिए टाइम चाहिए। लेकिन जब ये इम्प्लीमेंट होगा तो डेफिनेटली ये ह्यूमन काइंड के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा और इट विल लिबरेट ह्यूमन काइंड फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स, फ्रॉम ऑल दीज शैकल्स ऑफ स्लेवरी जो हमारे ऊपर हावी हैं। तो जनाब ये मैंने अब पीस लिया है, इसको मुझे ज़्यादा पीसना है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैंने पहले जनाब टमाटर उसकी प्योरे बना ली, ये मैं डालूंगी, और ये मैं आपको कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि ये इस तरह से मैं अपने आलूओं को बनाती हूँ, नाश्ते वाले आलूओं को, राइट। तो जनाब ये पिस गया, ठीक है, हो गया जनाब ये। अब मैं इसको टमाटरों में डाल दूंगी और फिर उसमें आलू डाल दूंगी बहुत पतले पतले काट के, और फिर मैं इसे कुकर में चढ़ा दूंगी। याद रखिएगा कि इस सारी चीज़ों में मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाला है। तो जनाब मैंने ये काट लिए, ये भी तैयार हो गया, और अब मैं ये सब कुछ कुकर में डालती हूँ। ये देखिए जी, इसके अंदर मैं ये डाल रही हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा पानी डालूंगी, और ये जो है टमाटर ये नरम हुए हुए हैं,
और फिर मैं अब इसको ब्लेंडर चलाती हूँ। अब मैं इसमें आलू डालती हूँ और जो मैं मसाले बनाती हूँ यानी धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च ताज़ा पीस के, और इसके लिए मैं लूँगी 1 खाने का चाय का चमचा धनिया, 1 चाय का चमचा ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, और नमक मैं डाल चुकी हूँ, और 1 खाने का चमचा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी डाल चुकी हूँ। मसाला चला दिया है, इसमें मसाला डाल दिया है, इसको हिला दिया है। अब मैं इसे कुकर को बंद कर दूंगी। आलूओं के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम के लिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा आलू गलाने हैं। तो तब्दीली का पहला कदम होता है सोच में तब्दीली। तो जब सोच में तब्दीली शुरू हो जाए तो माशरा बदलना शुरू हो जाता है। उम्मीद है कि आज की बातों से सोच में तब्दीली आई होगी। अगर एक भी शख्स की सोच में तब्दीली आई तो मेरा काम हो गया, यानी माई ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड। सो दूसरों के लिए ज़िंदगी आसान बनाएं, मेक लाइफ ईजी फॉर अदर्स, कीप वर्किंग फॉर सोशल जस्टिस। बाय।